नमस्कार दोस्तों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं कि जितना भी पॉलिटी हमने कवर किया है वो काफ़ी स्टूडेंट को पसंद भी आ रहा है। और आपको पता होगा जैसा कि लॉकडाउन जो है एक्सटेंशन हो चुका है, तो जब तक पूरी तरीके से स्थितियां अच्छी नहीं हो जाती तब तक हम इसी प्रकार से आपके लिए क्लासेस जो है डेली बेसिस पर जो है लाते रहेंगे। और आप अपनी जो है तैयारी को ज़रा भी जो है कम मत कीजिएगा, ठीक है। और आपने जैसा कि प्रीवियस वीडियो में देखा होगा दोस्तों कि हम जो है अभी तक देखते आ रहे हैं जो हाई कोर्ट की पावर है वो क्या रही है, तो हम वहीं से अब इसको जो है कंटिन्यू कर रहे हैं और इसी प्रकार हम जो है धीरे धीरे पॉलिटी को पूरी तरीके से एंड कर देंगे। तो आप देखेंगे दोस्तों कि अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है वो काफ़ी डीप में पढ़ रहे हैं, जिससे आपकी कोई भी क्वेश्चन जो है किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में वो बाहर नहीं जाएंगे। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हम इसमें देखेंगे जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और जितने भी अन्य न्यायालय हों उनके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, जिससे आपका किसी प्रकार का जो है कोर्ट से संबंधित क्वेश्चन जो है नहीं बचे, ठीक है। स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दोस्तों हम अपनी तैयारी को जारी रखिए हमारे साथ। और आज के लिए दोस्तों आपके लिए मोटिवेशनल कोट है कि सफलता का जो महल है वो कर्म के नींव पर खड़ा होता है। यानी कि आपने कितना कर्म आपकी सफलता के लिए किया है, कितनी मेहनत आपने जो है अपनी जो अचीवमेंट है उसके लिए की है, तो उसी के आधार पर जो आपका महल तैयार होगा दोस्तों सक्सेस का, वो मजबूत बनेगा। और आप जितनी मेहनत करेंगे उसी के आधार पर ये डिसाइड होता है। तो दोस्तों, अपनी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी मत कीजिए, चाहे लॉकडाउन बढ़े या घटे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। हम तो हमारी तैयारी घर पर ही रह के कर रहे हैं और आपके लिए आपके साथी हैं दोस्तों पीएससी अड्डा पर, जो आपकी तैयारी को और बेहतरीन करेंगे। तो इसी डेडिकेशन के साथ जो है अपनी तैयारी को जारी रखिए। और दोस्तों, आपके लिए एक और बात है कि आप जो है मुझे इन नंबर पर व्हाट्सअप ये कर सकते हैं कि किसी प्रकार का जो आपको लगता है कि अच्छा बेहतरीन थॉट जो आपको पसंद है वो आप मुझे मोटिवेशन के रूप में मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। और अगर मुझे आपका मोटिवेशन कोड पसंद आता है तो मैं यहाँ पर उसे रखूँगा और आपका नाम और पता भी आप मेंशन जरूर कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है और अच्छी बात भी है। तो आपका अगर मेरे को पसंद आता है तो ज़रूर आप जो है मुझे इन नंबर पे व्हाट्सअप जरूर कीजिए, ठीक है। और जानते हैं दोस्तों कि जो जिला न्यायालय और अन्य न्यायालय हैं उनके बारे में। सबसे फर्स्ट बात दोस्तों कि जब हमने सुप्रीम कोर्ट देखा और हाई कोर्ट में मैंने आपको बताया था कि जो हमारी भारतीय राज्य व्यवस्था है उसमें जो न्यायपालिका की व्यवस्था है वो न्यायपालिका की व्यवस्था इस प्रकार है कि एक हरी न्यायपालिका जो है हमारे इसमें सम्मिलित की गई है। यानी कि जो इसका स्वरूप होता है न्यायपालिका का वो एक ही है। यानी कि आप देखेंगे तो जो सर्वोच्च पॉइंट पे होता है दोस्तों वो सुप्रीम कोर्ट होता है। फिर उसके बाद उसके राज्य स्तर पर जो हाई कोर्ट होते हैं। फिर इसके अलावा जो है अन्य डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य जो है न्यायालय आते हैं। यानी कि ऊपर जो है ऊपर से लेकर नीचे तक जो पूरी संरचना है वो न्यायपालिका की एकीकृत रूप में है, जिसमें मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अब दोस्तों, जब हमने देख चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में, अब देखेंगे दोस्तों हम जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बारे में। तो सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं? ट्रायल कोर्ट होते हैं। यानी कि ट्रायल कोर्ट का मतलब क्या है कि जो मुकदमे जो है शुरुआती रूप में किसी न्यायालय में दायर किए जाते हैं उनको ट्रायल कोर्ट कहा जाता है। इस प्रकार से जो जिला न्यायालय हैं वो ट्रायल कोर्ट कहलाते हैं। किस प्रकार से? जैसे कि आप देखेंगे तो जब कभी अगर किसी संबंधित अगर विवाद हो जाता है या फिर कोई इस प्रकार का मामला है जहां पर हमें कोर्ट में जाना पड़ता है, तो वहां पर आप क्या करेंगे, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आप जो है उस मामले को ले जाते हैं। तो इस प्रकार से जो जिला न्यायालय है वो ट्रायल कोर्ट कहलाता है। अगर जिला न्यायालय के निर्णय से भी आप सहमत नहीं तो उस फिर मामले को आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जो है ले जा सकते हैं। इस प्रकार से जो ट्रायल कोर्ट होते हैं वो शुरुआती मुकदमों के लिए जो है कहा जाता है। फिर जिला न्यायालय में किसी भी मामले की सुनवाई जो है की जा सकती है, यानी कि सिविल और जो आपराधिक मामले होते हैं। फिर जिला न्यायालय जो है अधिकतम दंड मृत्यु दंड दे सकता है। और जिला न्यायालय एवं निचले न्यायालयों को अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। आपने काफी बार सुना होगा दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय। तो वो अधीनस्थ न्यायालय का मतलब ये होता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंडर में जो आने वाले न्यायालय होते हैं जिला न्यायालय, और इनसे इसके अधीन जितने भी न्यायालय आते हैं वो सभी अधीनस्थ न्यायालय कहा जाता है। और इसको पावर कितनी दी गई है? जितनी सभी को है मृत्यु दंड तक ये जो है दे सकते हैं। अब जो डिस्ट्रिक्ट न्यायालय है इसमें न्यायाधीश जो नियुक्त होते हैं वो किस प्रकार से होते हैं?
तो जो जिला न्यायाधीश होते हैं यानी डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा होती है और राज्यपाल जो है हाई कोर्ट की सलाह पर इनकी नियुक्ति करते हैं। जो डिस्ट्रिक्ट न्यायाधीश हैं के अलावा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति जो की जाती है वो राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट एवं राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट पीएससी की सलाह पर की जाती हैं। ये दोनों आप चीज़ें याद रखिए दोस्तों कि नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल द्वारा की जाती हैं और हाई कोर्ट की सलाह पर वो करते हैं, और अन्य न्यायाधीशों में स्टेट पीएससी की भी सलाह ली जाती है। फिर दोस्तों जो जिला न्यायाधीश है यानी कि डिस्ट्रिक्ट जज, इनकी भूमिका किस प्रकार से, ये मुख्य पॉइंट है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी समझना होगा कि जिला न्यायाधीश की भूमिका दो रूपों में होती है। फर्स्ट है कि जब जिला न्यायाधीश यानी डिस्ट्रिक्ट जो है जज वो दांडिक मामलों की सुनवाई करता है। दांडिक मामले दोस्तों क्या हैं, जैसे कि जो आपराधिक मामले होते हैं, जैसे किसी की हत्या कर दी या फिर किसी के साथ कोई दुष्कर्म कर दिया या फिर इस प्रकार के जो आप केसेस देखते हैं जो आपराधिक संबंधित हैं, तो उनकी अगर सुनवाई वो करता है, जो डिस्ट्रिक्ट जज होगा वो अगर उसकी मामले सुनवाई करता है तो वह क्या कहलाता है, सत्र न्यायाधीश कहलाता है। और जब जिला न्यायाधीश जो है सिविल मामलों की सुनवाई करता है तो वह जनपद न्यायाधीश कहलाता है। सिविल मामले से आशय क्या है दोस्तों कि जैसे कि जो दीवानी मामले होते हैं, मतलब मान लीजिए किसी ने चोरी की है या फिर अगर किसी पैसे संबंधित जो कुछ किसी को लूट लिया है, घपला कर दिया है, इस प्रकार के जो दीवानी मामले होते हैं जिसमें पैसों से संबंधित रोल होता है, तो वो क्या जब उनकी सुनवाई जो है डिस्ट्रिक्ट जज करता है तो वो क्या कहलाता है उस समय, जनपद न्यायाधीश कहलाता है। इसमें आप जरा भी कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि जो जिला न्यायाधीश होता है वो अलग अलग नहीं है। यहाँ पर जब वो दांडिक मामलों की सुनवाई करता है यानी कि अपराध संबंधित कोई केस आता है तो वो सत्र न्यायाधीश कहलाता है, और जब सिविल मामलों संबंधी अगर वो सुनवाई करता है यानी कि कोई इस प्रकार का मामला है, मान लीजिए कि चोरी का मामला आ गया, तो वहां पर अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट उसकी सुनवाई कर रहा है तो उस समय वो क्या कहलाता है, जनपद न्यायाधीश। इसमें कोई डिफरेंस आप मत समझिए, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम देखते हैं जिला न्यायालयों की संरचना। तो सिविल मामलों में इसकी संरचना किस प्रकार से होती है, तो जो टॉप लेवल पर होते हैं दोस्तों कि जनपद न्यायाधीश होते हैं। जैसा कि मैंने बताया सिविल मामलों में जो सुनवाई करता है डिस्ट्रिक्ट जज को क्या कहते हैं, जनपद न्यायाधीश कहा जाता है। फिर इनके अधीन में क्या होते हैं दोस्तों, अधीनस्थ न्यायाधीश होते हैं, और फिर इनके नीचे जो है मुंसिफ मजिस्ट्रेट होते हैं, और फिर इनके नीचे जो है सबसे नीचे न्याय पंचायत होती है। अब दोस्तों इस संरचना को समझिए। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अभी दीवानी मामले यानी कि सिविल मामलों संबंधित, तो किस प्रकार से होते हैं। जिले में जो सिविल मामलों का प्राथमिक न्यायालय, मुंसिफ न्यायालय तथा न्याय पंचायत होते हैं। इस चीज को समझे दोस्तों कि जो ग्राउंड लेवल पर जो है कार्य करता है, जो एक जिला है उसमें सबसे निचले लेवल पर क्या होता है, न्याय पंचायत होती है। यानी कि अगर आपको कभी मामला कोई दायर करना है तो जो जिला न्यायालय होती है ना, इसकी संरचना में सबसे नीचे क्या होता है, न्याय पंचायत। तो आप कभी भी जो मुकदमा दायर करेंगे वो कहाँ पर करेंगे, न्याय पंचायत में, या फिर मुंसिफ जो न्यायालय होते हैं उसमें करते हैं। तो न्याय पंचायत में या फिर मुंसिफ जो न्यायालय में मुंसिफ मजिस्ट्रेट होता है जज, और फिर उसके ऊपर तो आप देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पर दायर कर दिया आपने मुकदमा न्याय पंचायत में, फिर इसके ऊपर बाद आप केस जाएगा मुंसिफ न्यायालय में। अगर इन दोनों में आपने दायर किया है दोस्तों मामला, तो फिर वो ऊपर की ओर जाएगा अधीनस्थ न्यायालय में। फिर अगर वहां पर मामला नहीं सुलझता है तो फिर और ऊपर जाएगा यानी कि जनपद न्यायाधीश, यानी कि जो जिला न्यायालय का टॉप लेवल है दोस्तों, वहां पर ये मामला जाता है। इस प्रकार से ये सिविल मामले की सुनवाई होती है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए दोस्तों कि ये नीचे का लेवल है और ये टॉप लेवल है जिला स्तर पर, ठीक है। ये हो गई हमारे दीवानी मामले की बात। अब दोस्तों हम देखते हैं कि दांडिक मामलों में जिले की जो है संरचना वो किस प्रकार से होती है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए जिला मामलों में, तो मैंने आपको बताया कि जो टॉप लेवल पर यानी कि जो जिला न्यायाधीश होता है, अगर वो दांडिक मामलों की सुनवाई करता है तो वो क्या कहलाता है, सत्र न्यायाधीश कहलाता है। और महानगर है, यानी कि आप देखेंगे जैसे कि मध्य प्रदेश में इंदौर महानगर है, भोपाल, फिर उसके बाद मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। तो जो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट इसको बोला जाता है महानगरों में, जैसे कि मुंबई सिटी है, महानगर है। तो वहां पर क्या होता है, जो सत्र न्यायाधीश हम कहते हैं जिला में, उसी को महानगर में क्या कह दिया जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कहा जाता है, ठीक है। और इनके अधीन क्या होते हैं दोस्तों, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं, जैसे कि आपने सिविल मामलों में देखा। फिर उसके अधीन जो है जिले में ही कौन होते हैं, मजिस्ट्रेट होते हैं। फिर इसके अलावा जो है सबसे निचले लेवल पर जो है पंचायत अदालत होती है।
अब दोस्तों यहाँ पर देखें कि दांडिक या जो सेशन मामले हैं, आपराधिक मामलों में जिले की सबसे निचली अदालत को पंचायत अदालत कहा जाता है। यानी कि अगर कोई अपराध से संबंधित केस आता है तो आप सबसे पहले मुकदमा कहाँ दायर कर सकते हैं? पंचायत अदालत में आपको दायर करना होगा। फिर वो अगर फिर भी वहां पर मामले की सुनवाई प्रॉपर रूप से नहीं होती है तो वो मामला जो कहाँ पर जाएगा? मजिस्ट्रेट के पास जाएगा, फिर वो अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, फिर इसके ऊपर की ओर जाएगा यानी कि सत्र न्यायाधीश तक। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि टॉप लेवल पर सत्र न्यायाधीश होगा आपराधिक मामलों में और निचले लेवल पर पंचायत अदालत होती है। ये जिले के स्तर पर बात कर रहे हैं दोस्तों अब, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन भी मत रखिए, जैसे कि वहां पर आपने देखा कि न्यायाधीश चेंज नहीं होता है, वो बस एक तरीका चेंज होता है कि अगर सिविल मामले हैं तो वहां पर ये कहलाते हैं और दांडिक मामलों में यहाँ पर ये कहलाते हैं। इसी प्रकार से हम देखें तो संरचना में आप देखेंगे कि जो अधीनस्थ न्यायाधीश हैं, फिर यहाँ पर अधीनस्थ न्यायालय हैं, फिर यहाँ पर मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, इसी प्रकार से जो दांडिक मामले मजिस्ट्रेट है। तो यहाँ पर कोई आपको ज्यादा डिफरेंस मत रखिए, बस आप जो मामले की सुनवाई है उसके अकॉर्डिंग इनको नाम दिए गए हैं, ठीक है। अब दोस्तों हम देखें यहाँ पर हमने जिला न्यायालय देखा कि जिला न्यायाधीश और जिला जो उनकी संरचना है वो हमने देख ली। अब यहाँ पर आते हैं दूसरे प्रकार के न्यायालय में, ग्राम न्यायालय। ये ग्राम न्यायालय क्या है? तो दोस्तों ग्राम न्यायालय क्या है कि एक एक्ट लाया गया ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 के द्वारा 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय की स्थापना की गई। ये एक्ट 2008 में लाया गया दोस्तों, 2 अक्टूबर 2009 से ग्राम न्यायालय की स्थापना कर दी गई। अब ये क्यों जरूरी है दोस्तों? आप देखेंगे कि जिला स्तर पर है तो वहां पर आप देखेंगे कि जिले के अंडर में काफी विकास खंड आते हैं, फिर उसके अलावा काफी गांव भी होते हैं। तो अगर किसी गांव के व्यक्ति को न्याय जो है चाहिए तो वो डायरेक्ट कहाँ पर आना पड़ेगा? उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर आना पड़ेगा, जिले में आने की जो है उसको जरूरत होगी। तो आप देखेंगे कि मामले भी काफी बढ़ेंगे और उसकी वजह से जो है न्यायिक प्रक्रिया है वो भी काफी जटिल हो जाएगी। इस प्रकार से न तो ढंग से सुनिश्चित रूप से जो गांव के व्यक्ति हैं उनको न्याय पहुंच पाएगा और जो मामले हैं वो भी काफी जो है उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या किया गया दोस्तों कि एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था करने के लिए ये एक्ट 2008 में लाया गया और 2009 से सभी जो जितने भी जैसे कि राज्य स्तर पर और जो है केंद्रीय स्तर पर, तो एक गांव के स्तर पर एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था के लिए अधिनियम लाया गया। अब दोस्तों आपने एमपी के संदर्भ में नाम सुना होगा झातला ग्राम, यानी कि एमपी का जो सबसे फर्स्ट ग्राम न्यायालय बना था वो झातला ग्राम बना था नीमच में। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं कि गांव के लेवल पर एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था की गई है ताकि जितने भी हमारे गांव के व्यक्ति हैं या विकास खंड के स्तर पर जो जितने भी लोग रहते हैं उनको जो है निःशुल्क रूप से और सुनिश्चित जो है न्याय की पहुंच जो है उन तक सुनिश्चित की जा सके। इसीलिए ग्राम न्यायालय की अवधारणा को अपनाया गया है यहाँ पर हमारे जो इस कानूनी निकाय के रूप में, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारे ग्राम न्यायालय से संबंधित। अब इसके जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो किस प्रकार से होती है वो भी हम देख लेते हैं। तो जो ग्राम न्यायालय होता है इसके न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा हाई कोर्ट की सलाह से की जाएगी और ग्राम न्यायालय का जो न्यायाधीश होगा वो न्यायाधिकारी कहलाता है। ये आप याद रखिए, न्यायाधिकारी कौन कहलाता है? ग्राम न्यायालय का न्यायाधीश कहलाता है। अब ग्राम न्यायालय की विशेषताएं क्या है, इस प्रकार आप समझ सकते हैं विशेषताओं से कि ग्राम न्यायालय किस प्रकार से भी कार्य करता है। और ग्राम न्यायालय जो होता है वो प्रत्येक पंचायत के खंड स्तर पर, जहां पर भी पंचायत होती है दोस्तों उसके खंड स्तर यानी कि ब्लॉक स्तर पर, यानी कि मध्यवर्ती जो आपने देखा होगा जो विकास खंड होते हैं, जो तहसीलें होती हैं, वहां पर क्या होता है दोस्तों उस स्तर पर वहां पर एक ग्राम न्यायालय की व्यवस्था इसमें की गई है इसी एक्ट में। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो पंचायत के खंड स्तर पर इनको स्थापित किए जाएंगे, ये इस प्रकार की इसकी विशेषता है। और ग्राम न्यायालय क्या होते हैं? चलते फिरते न्यायालय होंगे। तो यहाँ पर आप समझिए दोस्तों कि एक ग्राम न्यायालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? पंचायत के खंड स्तर यानी कि ब्लॉक लेवल पर स्थापित किया जाएगा। अब यहाँ पर ये चलते फिरते न्यायालय का आशय क्या है? मोबाइल कोर्ट का मतलब ये है कि दोस्तों इसकी स्थायित्व तो वहां पर होगा कि वो ब्लॉक लेवल पर इसका एक ऑफिस होगा जहां पर ये कार्य करेंगे सुनवाई का, परंतु यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि गांव जो है लेवल पर सभी तक जो है न्याय अगर पहुंचाना है तो वहां पर क्या होंगे कि ये अपने जो सीमावर्ती जो गांव लगे होंगे या पास के जो इनके न्यायाधिकार क्षेत्र में आएंगे तो वहां पर क्या करेंगे, ये प्रत्येक गांव में जाकर जो है उनसे संबंधित जो कोई मामला आएगा तो वहां पर ये उनकी सुनवाई कर सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, प्रत्येक गांव में जाते हैं और वहां पर जो है सुनवाई करने का कार्य इन ग्राम न्यायालय को दिया गया है।
परंतु अभी क्या है दोस्तों कि इनकी जो है पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं की है। काफ़ी कम ही जो स्टेट में अभी ग्राम न्यायालयों की व्यवस्था है। तो समय समय पर जो है सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी आदेश दिया गया है कि आप ग्राम न्यायालय की व्यवस्था कीजिए। राज्य सरकारों को आदेश दिया भी गया है, परंतु अभी इतने बड़े पैमाने पर जो हम नहीं कह सकते कि ग्राम न्यायालय की व्यवस्था है, इसलिए आपको यहाँ पर थोड़ी दिक्कत आ सकती है ग्राम न्यायालय को समझने में। और इसके अलावा है कि जो अपने पास के गाँव में जाकर ये मामलों की सुनवाई करते हैं, ठीक है, और ग्राम न्यायालय को सिविल व दांडिक दोनों तरह की मामलों की सुनवाई का अधिकार है। जितना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को है उतना इसको भी अधिकार है। ग्राम न्यायालयों का मुख्य उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उनके द्वार पर ही निःशुल्क न्याय प्रदान करना। जैसे मैंने बताया कि अगर वो घर घर जाकर यानी कि गांव गांव के स्तर पर जाकर जो है उनको न्याय सुलभ कराएंगे और उनके जो है समस्याओं का निराकरण करेगा ग्राम न्यायालय, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं अलग जो है न्यायालय, इसके बारे में जानते हैं कि केट प्रशासनिक अधिकरण का प्रावधान यानी कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में। तो दोस्तों ये केट क्या है, ठीक है। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 14(1) और 323 जो ऊ है वो जोड़ा गया। अब ये 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था दोस्तों? 1976 में हुआ था। इस संशोधन के माध्यम से क्या किया, भाग 14 जो है हमारे भाग संविधान का, उसमें 323 जो ये अनुच्छेद जोड़ा गया और अनुच्छेद 232(1) के अंतर्गत संसद को यह शक्ति प्रदान की गई है कि ऐसे प्रशासनिक अधिकरणों का निर्माण करे जिसके द्वारा संघ और राज्यों में नियुक्त जो लोक सेवकों की भर्ती और सेवा संबंधी मुद्दों को सुलझाया जा सके। सबसे पहले यहाँ पर समझिए दोस्तों कि ये अनुच्छेद 232 के अंतर्गत संसद को ये पावर दी गई है। अब ये पावर क्या है कि वो क्या कर सकती है, संसद की ऐसे प्रशासनिक अधिकरणों का निर्माण कर सकती, कैसे? जिसके द्वारा संसद और राज्यों में नियुक्त जो लोक सेवक हैं, लोक सेवक क्या होते हैं दोस्तों? पब्लिक सर्वेंट, यानी कि जो सरकारी नौकरी करते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल पर है या राज्य के लेवल पर अगर वो काम करते हैं, तो जो लोक सेवक होते हैं पब्लिक सर्वेंट, उनकी भर्ती यानी कि ज्वाइनिंग और जो उनकी सर्विस से संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है तो उनको जो है सुलझाया जा सके। अब देखेंगे आप दोस्तों कि हमने सिविल मामले और दांडिक मामलों में भी आप समझ चुके हैं कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पर उनकी किस प्रकार सुनवाई होती है, हाई कोर्ट में किस प्रकार के मामले आते हैं और सुप्रीम कोर्ट में मामले किस प्रकार आते हैं। परंतु यहाँ पर आती है बात की एक पब्लिक सर्वेंट की। अब पब्लिक सर्वेंट एक सरकारी नौकरशाह होता है, तो उस प्रकार से उनको कुछ अधिकार भी होते हैं। अगर जैसे कि पब्लिक सर्वेंट से संबंधित अगर कोई समस्या आती है, अगर उनका कोई मामला आता है मुद्दा, तो उनको एक अलग रूप से उनको जो है पावर्स होती है। तो इसलिए उनको एक उनकी भर्ती और जो सर्विस से संबंधित अगर कोई मुद्दा आता है तो अगर उनका निराकरण करना है तो वहां पर क्या है, इन प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इसी के तहत क्या कर दिया गया दोस्तों कि जब ये संशोधन कर दिया गया तो संसद ने 1985 में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की। 1985 में प्रशासनिक अधिकरणों की स्थापना की। और प्रशासनिक अधिकरण क्या है? संवैधानिक निकाय है। चूंकि यहाँ पर संशोधन कर दिया गया, संविधान में जोड़ दिया गया, तो ये संवैधानिक निकाय हो गया और 1985 में इनका गठन किया गया। अब ये केट क्या करते हैं, तो जब कभी भी पब्लिक सर्वेंट की अगर कोई मुद्दा उठ जाता है, वहाँ पर उनसे संबंधित कोई मामला आ जाता है, तो वहाँ पर क्या होगी, उनकी सुनवाई कहाँ पर होती है? इन केट में होती है। प्रशासनिक अधिकरण जो होंगे इनमें वहाँ पर सुनवाई होती है। इसके अंतर्गत राज्यों में राज्य और प्रशासनिक अधिकरण और संघीय स्तर पर केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का निर्माण किया गया है। तो दोस्तों अभी मैं आपको बता दूं कि लगभग जो है केंद्रीय स्तर पर जो पर हैं वहाँ पर 17 इनकी केट की व्यवस्था की गई है। जो प्रशासनिक अधिकरण हैं ये लगभग 17 हैं और इनके उप प्रभाग जो हैं, डिवीज़न जो है वो लगभग 30-31 हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इनके लिए भी इतने जो है प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किए जा चुके हैं, यानी कि लगभग 17 प्रशासनिक अधिकरण बनाए जा चुके हैं। और अलग अलग जैसे कि इनके जो अधिकरण है वो अलग अलग जो है सिटीज़ में उपलब्ध हैं दोस्तों। जैसे कि आप देखेंगे कि एमपी में भी इंदौर और ग्वालियर में इनकी प्रशासनिक अधिकरण जो है स्थापित किए जा चुके हैं। तो उनके लिए जो है अलग से लोक सेवक जो होते हैं उनके मुद्दों को अलग से निपटारा करने के लिए ये बनाए जाते हैं। और इसके अलावा है कि दोस्तों चंद्र कुमार वाद के पश्चात एक मामला आया था चंद्र कुमार से संबंधित, तो इन अधिकरणों के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती हैं। यानी कि अगर ये जो प्रशासनिक अधिकरण है जो केट होते हैं, अगर इन्होंने कोई निर्णय सुना दिया तो उनके विरुद्ध उच्च न्यायालय में भी अपील की जा सकती। कैसे?
तो इससे पहले जो है उच्चतम न्यायालय में अपील का प्रावधान था, यानी कि अगर केट ने कोई डिसीजन सुनाया तो वहां पर आप डायरेक्ट पहले सुनवाई कहाँ पर अपील जो है वो कहाँ पर कर सकते थे, सुप्रीम कोर्ट में कर सकते थे। परंतु चंद्र कुमार जो वाद मामला आया दोस्तों, वहां पर क्या कर दिया गया, एक आदेश देकर कि जो उच्च न्यायालय में भी इसकी सुनवाई का प्रावधान कर दिया गया कि अब उच्च न्यायालय में भी इसके जो निर्णयों के खिलाफ जो है सुनवाई यानी कि अपील जो है की जा सकती है। ठीक है। अब जो केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण यानी कि जो केट है, उसकी अधिकारिता से बाहर सेवक कौन है, यानी कौन से जो सेवक हैं सर्वेंट, वो कौन कौन बाहर होंगे, यानी निम्नलिखित कर्मचारी केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो है केट की अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आते। कौन कौन से? तो जो सेना के कर्मचारी होते हैं, यानी कि आप देखेंगे कि हमारी जो तीनों सेना है, थल सेना, वायुसेना और नेवी, तो इनके जो कर्मचारी हैं तो वो क्या होंगे दोस्तों, इस केट के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों, सेना के लिए अलग से स्पेशल कोड होते हैं, उनके मार्शल कोड, तो वहां पर उनकी जो है अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है या किसी प्रकार का कोई मामला आता है सेना से संबंधित, तो उनके लिए अलग जो है मार्शल कोड होते हैं, वहां पर उनकी सुनवाई होती है, तो वो जो केट के अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर इसके अलावा जो लोकसभा और राज्यसभा जो सचिवालय होते हैं, इनके जो सर्वेंट होते हैं वो भी इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। फिर इसके बाद सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो पदाधिकारी होते हैं वो भी केट की अधिकारिता में नहीं आते, यानी कि इनसे संबंधित अगर कोई मामला आता है तो उनकी सुनवाई कौन, केट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब आता है दोस्तों कि अनुच्छेद 323B के अनुसार विधायिकाओं को यह अधिकार है कि वे निम्नलिखित मामलों को सुलझाने हेतु अधिकरणों का निर्माण कर सकती हैं। ये विधायिकाओं, जो राज्य की विधायिका होती है दोस्तों, उनको ये अधिकार दिया गया है इस अनुच्छेद के तहत कि वो इन जो मामले हैं इनसे संबंधित अगर कोई वो गठन करना चाहती हैं तो वहाँ पर ये प्रशासनिक अधिकरण का गठन कर सकती हैं जो राज्य विधायिका हैं। कौन कौन से मामले दोस्तों, कि करारोपण से संबंधित विवाद, यानी कि टैक्स जो है अगर लगाना है तो उससे संबंधित कोई विवाद आ जाता है, या फिर विदेशी विनिमय और आयात निर्यात विवाद, या जो FDI होता है और अगर कोई आयात निर्यात हो रहा है तो वहाँ पर अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहाँ पर जो है विधायिका क्या कर सकती हैं, राज्य की प्रशासनिक अधिकरण स्थापित कर सकती हैं, और औद्योगिक श्रमिक विवादों का समाधान करने के लिए भी कर सकती हैं। भूमि सुधार और अधिग्रहण से संबंधित विवाद आ जाता है तो वहाँ पर भी हो सकता है। इसके अलावा शहरी संपत्ति की सीलिंग, यानी कि सिटी में अगर कोई संपत्ति है तो उनकी अगर सीलिंग कर दी जाती है और वहाँ पर क्या है कि विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वहाँ पर भी ये प्रशासनिक अधिकरण स्थापित किया जा सकता है। फिर संसद या विधानसभाओं से संबंधित विवादों का समाधान करने के लिए भी इसकी स्थापना की जा सकती है राज्य लेवल पर। ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं लोक अदालतें ये क्या है। लोक अदालतों का आपने नाम सुना होगा। तो सभी लोक अदालतों की स्थापना जो है वैधानिक सेवा अधिकारिता अधिनियम 1987 के द्वारा हुई है। व्यावहारिक रूप में भारत में 1995 से इसे लागू किया गया है। दोस्तों ये लोक अदालतें जो हैं ये 1987 में जो है एक एक्ट लाया गया था, वैधानिक सेवा अधिकारिता अधिनियम, उसके तहत स्थापित की गई, परंतु व्यावहारिक रूप में इनको जो है भारत में 1995 से इसे लागू कर दिया गया। उसके बाद ही लोक अदालतें अस्तित्व में आने लगी। अब ये लोक अदालतें क्या हैं दोस्तों, ये समझिए कि लोक अदालतों में कोई भी मामला दोनों पक्ष की सहमति से लाया जा सकता है। जैसा कि आप देखेंगे कि मामले जो है काफ़ी बढ़ जाते हैं और न्याय जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाता, तो ये क्या होता है दोस्तों, एक अलग प्रकार की व्यवस्था है जिससे समय की बचत होती है, पैसे की बचत होती है, आपको वकील नहीं करना पड़ता है और एक स्थानीय स्तर पर ही जो है ये आपको न्याय प्रोवाइड कर दिया जाता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, दोनों पक्षों की सहमति आवश्यक इसलिए है कि अगर मान लीजिए आपका किसी से कोई मामला है, चाहे वो पैसे संबंधित हो, और अगर वहाँ पर आपका विवाद उत्पन्न हो जाता है पैसे से संबंधित, अगर मान लीजिए आपका किसी से लड़ाई या झगड़ा हो गया किसी प्रकार से, तो आप क्या होगा दोस्तों कि न्याय पाने के लिए आप इन लोक अदालतों में शरण ले सकते हैं। किस प्रकार से, तो आप अगर दोनों पक्ष जो हैं वो सहमत हो जाते हैं तो वो क्या करेंगे, लोक अदालत में जाएंगे और वहाँ पर लोक अदालतें क्या होगी, उनसे संबंधित सुनवाई करेंगी। तो लोक अदालतें जो होती हैं में सामान्यतः सिविल या दीवानी मामले आते हैं, यानी कि आपराधिक मामले इसमें नहीं लाए जा सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपने पैसे संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो गया तो वहाँ पर दोनों पक्ष क्या होंगे कि भाई हमें न्याय चाहिए, तो आप लोक अदालत में जाएंगे। वहाँ पर लोक अदालत में क्या होगी, सुनवाई होगी, और लोक अदालत में क्या होता है कि आपसी सामंजस्य के आधार पर जो है निर्णय सुनाया जाता है। कि वहाँ पर क्या होता है, लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की अपील का प्रावधान नहीं है, और लोक अदालतें से एक प्रकार की अनौपचारिक अदालतें। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए
कि मैंने बताया कि आपका केस है, आप लोक अदालत में चले गए, तो लोक अदालत ने फैसला सुनाया। वहाँ पर क्या होता है कि आपको ना तो वकील की ज़रूरत होती है, ना ही किसी प्रकार की। लोक अदालत में एक डिसीजन सुनाया जाए और वहाँ पर आप आपसी सामंजस्य के आधार पर सहमत हो जाते कि ठीक है, हमने लोक अदालत का मामला जो है मान लिया और जुर्म जो है एक्सचेंज कर लेते हैं कि जैसे कि अदालत ने डिसीजन दिया कि आप इनको इतना पैसा लौटा दीजिए, इतना, तो वहाँ पर आप सहमत हो गए, तो मामला वहीं पर सुलझ जाता है और जो है निराकरण उसका हो जाता है। तो यहाँ पर आप क्या होते हैं, आप अपने पैसे से बच जाते हैं और आपको किसी अन्य न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं होती। परंतु अगर आपने लोक अदालत में यहाँ पर मामला ले गए, तो वहाँ पर अगर उन लोक अदालत ने डिसीजन सुना दिया, तो उसके संबंधित किसी भी प्रकार का कोई अपील आप फिर अन्य न्यायालय में नहीं कर सकते, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। तो वहाँ पर आप इस लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते। तो वहाँ पर आप लोक अदालत की यहाँ पर प्रायोरिटी समझिए। फिर लोक अदालत से एक प्रकार की अनौपचारिक अदालत क्या है दोस्तों, कि ये एक ऑफिशियल रूप से नहीं होती, यानी कि ये किसी को ऑर्डर पास नहीं कर सकती हैं और न ही जो है किसी को समन जारी कर सकती हैं। इस प्रकार से दोस्तों इसकी अनौपचारिक अदालतें होती हैं, या आधिकारिक रूप से नहीं होती हैं। इस चीज़ को समझिए कि ये किसी को भी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं कि आप इतना कर दिए, ना ही ये जो है स्वतः संज्ञान के हिसाब से करती हैं। यहाँ पर क्या होता है, दोनों पक्ष अगर सहमत होते हैं तभी जो है वो मामला कहाँ जाता है, लोक अदालत में जाता है। वरना अगर मामला दोनों पक्ष अगर सहमत नहीं होते तो क्या होता है, वो मामला दायर कर देंगे जो सुप्रीम कोर्ट या फिर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं वहाँ पर। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या होते हैं, लोक अदालतें स्थानीय स्तर पर ही जो है मामलों का निपटारा करने के लिए बनाई गई हैं। इसके अलावा दोस्तों फास्ट ट्रैक कोर्ट भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था है। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या है, फास्ट ट्रैक कोर्ट का तो नाम आपने सुना ही होगा। फास्ट ट्रैक यानी कि जल्दी से जो है मामलों का निपटारा करने के लिए बनाया गया कोर्ट है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट के द्वारा मूलतः आपराधिक मामलों को सुलझाया जाता है, यानी कि कोई लूटपाट, हत्या या फिर डकैत, ये जैसे कि दुष्कर्म केस, तो इनसे संबंधित मामले होते हैं, तो उनकी सुनवाई के लिए ये बनाया गया है। और फास्ट ट्रैक कोर्ट की जो है स्थापना भारत में अप्रैल 2001 में हुई है और इनका निर्माण आपराधिक मामलों को त्वरित और निश्चित अवधि में हल करने के लिए हुआ है। निर्णय को अन्य न्यायालयों में चुनौती दी जा सकती है। ठीक है, अब दोस्तों फास्ट ट्रैक तो आपने सुना ही है, जैसे कि काफ़ी जो है केसेस अब आने लगे हैं दुष्कर्म के, तो वहाँ पर एक बात उठ के आती है कि जब कभी भी दुष्कर्म का मामला आता है तो यही होता है कि उसको फास्ट ट्रैक कोर्ट को दे दिया जाए। फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है दोस्तों, स्पेशल रूप से उसी मामले के लिए कार्य करता है और इसकी एक नियमित टाइम होता है कि आपको जो है 6 महीने के भीतर ही जो है उसकी केस की सुनवाई करके जो है निपटारा करना है। तो इस प्रकार से फास्ट ट्रैक क्या होता है कि स्पेशल रूप से जो आपराधिक मामले होते हैं उनके लिए बनाई गई हैं, जिससे जो केस का निपटारा है वो जल्दी से करके जो है न्याय उपलब्ध कराया जाए। ठीक है, अब दोस्तों हम देखते हैं राजस्व न्यायालय। राजस्व न्यायालय भी हमारे यहाँ पर व्यवस्था है दोस्तों। राजस्व न्यायालय का कार्य क्या है, राजस्व से संबंधित मामलों की सुनवाई करना है। और राजस्व न्यायालय जो है में नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है, सबसे निचली सीढ़ी पर होता है, यानी कि जो राजस्व न्यायालय है वो नायब तहसीलदार का न्यायालय होता है और सबसे निचले लेवल पर होता है। उसके बाद क्या होता है, ऊपर में नायब तहसीलदार का जो न्यायालय होता है उससे ऊपर क्या होता है, तहसीलदार का न्यायालय होता है। फिर तहसीलदार के न्यायालय के बाद उप जिला अधिकारी यानी कि एसडीएम का न्यायालय होता है और जिला अधिकारी यानी कि डीएम डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो होता है, यानी कि हमारे जिला अधिकारी यानी कि कलेक्टर, उनका न्यायालय होता है। और सबसे ऊपर के स्तर पर कमिश्नर का न्यायालय होता है। इस प्रकार आप देखेंगे राजस्व न्यायालय की संरचना। और राजस्व न्यायालय क्या करता है, राजस्व संबंधित कार्य करता है, यानी कि जो राज्य सरकार का पैसा है ना, उससे संबंधित मामले अगर कोई आते हैं तो वहाँ पर ये सुनवाई का जो है पूरी प्रोसेस होती है। ठीक है, और भारत में न्यायिक प्रशिक्षण केंद्र इसका कहाँ पर है, भोपाल में है। ठीक है, अब दोस्तों इसके अलावा एक और कोर्ट है, वो है 1985 में पारिवारिक विवादों को सुलझाने के लिए पारिवारिक अदालत की भी स्थापना की गई है। 1985 में पारिवारिक अदालत की स्थापना की गई, जिसमें पारिवारिक मामलों को अनौपचारिक रूप में सुलझाया जाता है। अब दोस्तों आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल कि जो किरण बेदी का एक शो आया करता था पहले, आपकी अदालत करके नाम से, आपकी कचहरी शायद है ना, तो उस नाम से जो शो चलता था उसमें भी आपने देखा होगा कि पारिवारिक स्तर जो झमेले होते हैं, जो मामले होते हैं, जो विवाद होते हैं,
यानी कि अगर कोई किसी प्रकार का कोई परिवार में झगड़ा हो गया तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि इन पारिवारिक अदालतों में ले जा सकते हैं। और उसमें क्या होता है कि आपसी सामंजस्य के आधार पर निर्णय दे दिया जाता है और वहाँ पर अगर सेटिस्फेक्शन हो जाता है तो वो मामला वहीं पर निपटारा हो जाता है, जिसकी वजह से आपको न तो किसी प्रकार का कोई कोर्ट खर्च देना होता है, न ही ज़्यादा आपको वकील करने की आवश्यकता होती है। वो मामला एकदम आसानी से सुलझाता है और वहाँ पर किसी प्रकार का कोई ऑर्डर पास नहीं किया जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अनौपचारिक रूप में ये सुलझाया जाता है। वहाँ पर कोई आदेश जो है ऑफिशियली जारी नहीं किया जाता है, न जो है किस प्रकार की कोई सजा दी जाती है, बस एक नॉर्मली जो है मामले को जो है सुलझा दिया जाता है इन पारिवारिक अदालतों में। इसके बाद दोस्तों 2010 में पर्यावरणीय मामलों के लिए एक अलग से हरित न्यायाधिकरण यानी कि एनजीटी की स्थापना की गई है, जिसका कार्य पर्यावरण मामलों को सुलझाना है। दोस्तों हमने वैसे ही देख लिया है एनजीटी तो अलग से ही हमने आयोग कंप्लीट देखा है, 2010 में इसकी स्थापना की गई थी और इसके लिए पर्यावरण संबंधी मामलों के निपटारे के लिए इसको अलग से बनाया गया है जो केंद्रीय स्तर पर कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हमने काफ़ी कुछ आपको बताया है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और अन्य जितने भी न्यायालय हैं उनके बारे में। अब दोस्तों ये टॉपिक तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर आपको पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको मेरी क्लासेस संबंधित कोई समस्या है तो आप मुझे इस नंबर पर जो है संपर्क कर सकते हैं, मैं आपकी समस्या का जो है समाधान जरूर करूँगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आप सभी का धन्यवाद और आपकी जो है दिन जो है शुभ रहे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।